नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में रिकॉर्ड 35,000 के करीब नए मामले, कुल मामलों की संख्या 10 लाख के पार। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट पर मृत्यु दर में सबसे आगे शोलापुर। दलित दंपति की पिटाई, बलात्कार पीड़िता को जेल। क्या ये है नया भारत? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार 17 जुलाई की सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड 34,956 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से पीड़ित 687 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 22,942 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,03,832 हो गई है। आज 17 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 63.33% यानी 6,35,757 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण 25,602 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,42,473 हो गई है। ICMR द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 1,30,72,718 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 3,33,228 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बुरी तरह चपेट में लेने के बाद विशेषकर पिछले 15 दिनों में कोरोना महाराष्ट्र के कोने कोने में बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई के बाद ठाणे और पुणे की स्थितियां विकराल रूप ले चुकी हैं। इसी तरह यदि कोरोना मरीजों की मृत्यु दर पर निगाह डाली जाए तो शोलापुर और जलगांव की हालत मुंबई से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। कोरोना दिनों दिन राज्य की सेहत तो खस्ता कर ही रहा है, हालांकि इस हद तक बेकाबू बना रहा है कि पूरी चिकित्सा तंत्र ही पटरी से उतरता दिख रहा है। राज्य का खजाना तो पहले ही खाली बताया जा रहा था, लेकिन अब लंबे समय से खाली हाथ बैठे लोगों की परिस्थितियों ने दयनीय रूप ले लिया है। यह सच है कि महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना रोगियों और इसके कारण होने वाली मौत की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन रोगियों में मृत्यु दर के मामले में शोलापुर सबसे आगे है। शोलापुर में मृत्यु दर 7.97% है, जबकि मुंबई में यह 5.6% है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य के एक अन्य जिले जलगांव में कोरोना रोगियों की संख्या 6,355 पहुंच गई है, जबकि यहां 361 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह मृत्यु दर के मामले में जलगांव भी मुंबई की बराबरी पर आ गया है। खोज खबर में वरिष्ठ पत्रकार भास्कर सिंह ने मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपति पर हुए बर्बर अत्याचार और बिहार के अररिया में सामूहिक बलात्कार पीड़िता को ही जेल भेजने को जुल्म की इंतहा बताया। ये घटनाएं हमारे लोकतंत्र के जर्जर ढांचे और गहराते संकट को बेनकाब करती हैं। आइए सुनते हैं भाषा को। हमारा जो सारा सिस्टम है वह किस तरह से विक्टिम को, पीड़ित को ही अपराधी बनाने पे तुला होता है, इसकी ताजा तरीन मिसालें ये घटनाएं हैं। और खास तौर से अगर जो पीड़ित है वह मार्जिनलाइज समुदाय का है, वंचित समुदाय का है, दलित है, महिला है, तब देखिए कि किस तरह से उस पर जो पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, हमारी न्यायपालिकाएं हैं, वे किस तरह से बर्बर जुल्म ढाती हैं, उपेक्षा करती हैं और कहीं से भी किसी की भी जवाबदेही तय नहीं करती हैं। इसका दिल दहलाने वाला उदाहरण मध्य प्रदेश के गुना से आया है। वहां पर एक जमीन पर, जो सरकारी जमीन थी, उस पर एक दलित परिवार, एक दलित दंपति राजू और सावित्री वर्षों से खेती कर रहे थे और यह खेती वे मुफ्त में नहीं कर रहे थे। इस जमीन पर जिस व्यक्ति ने अपना मालिकाना जता रखा था, उसने इन्हें अधिया बटिया पर दी थी, यानी अगर परिवार वालों का माने तो 3 लाख का कर्जा लेकर इस जमीन पर वे खेती कर रहे थे। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंचती है, पूरा का पूरा महकमा पहुंचता है और जो वीडियो वायरल हैं उनको आप देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से खड़ी फसल पर जेसीबी चलाई गई, पूरी की पूरी फसल उजाड़ी जा रही थी और भारत माता का कलेजा फटने लग गया। सावित्री पैरों पर गिर जाती हैं, राजू पैरों पर गिर जाते हैं और कहते हैं, साहब यह जमीन अभी खेती के लिए है, हमने बहुत मेहनत यहां पर की है, लाखों रुपए का कर्जा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, फसल उगाने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे।
कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप देखिए कि किस तरह से इस दलित दंपति की बर्बर पिटाई होती है। सब कुछ वीडियो पर है और ये वीडियो वायरल है, हर जगह यह वीडियो जा रहा है। और देखिए सावित्री किस तरह से अपने पति को बचाने के लिए पुलिस की लाठियां खाती हैं। सारी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड होती है, ये वीडियो वायरल है। और शायद अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रशासन ये मानता भी नहीं कि इतनी बर्बर पिटाई इस दलित दंपति की हुई है। इतनी पिटाई झेलने के बाद जब उन्हें लगा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं, वे वापस अपनी झोपड़ी में गए और वहां पे जो रखा था कीटनाशक वो उन्होंने बच्चों के सामने पिया। ये दृश्य भी वहां जो मीडिया था उसने कैमरे में कैद किया। सब कुछ चलता रहा, हाई एंड ड्रामा चलता रहा। छटपटा के लोग जमीन पे गिर गए, दोनों दलित दंपति, और प्रशासन उसी तरह से बर्बर, उसी तरह से नृशंस बना रहा। बच्चे माँ बाप को मरा समझकर उनके शरीर से लिपटकर रो रहे हैं। ये है आज के भारत की असली तस्वीर, जहां पर एक दलित दंपति जो बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर किसी की भी जमीन हो खेती कर रहा था, कोई अपराध तो नहीं कर रहा था, और उसे मारने का, इतनी बर्बर पिटाई करने का हक आखिर इस पुलिस को किसने दिया। और आप देखिए जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, वो क्या कहते हैं कि हमने वीडियो देखे, हमने फुटेज देखे, लेकिन कोई चीज इस तरह की नहीं दिखाई दी जो बताए कि पुलिस प्रशासन ने अन्यथा काम किया। पुलिस प्रशासन ने तो इस दंपति को बचाया, अगर नहीं बचाया होता तो उनकी कीटनाशक पीकर मौत हो जाती। ये अलग बात है कि जब शिवराज चौहान पे दबाव पड़ा तब उन्होंने एसपी को और इस जिलाधिकारी को वहां से हटाया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। जो पुलिसकर्मी बर्बर ढंग से मार रहे थे, लात भूसे से मार रहे थे, लाठियों से मार रहे थे, जेसीबी चला रहे थे, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी को याद नहीं आया कि कम से कम कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारी गए हुए हैं मास्क लगाकर और जिस तरह से मार रहे हैं, और इस समय वो दंपति अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भी कुछ हक हैं। उन्हें भी जिंदा रहने का हक है, कमाने का हक है। और अगर यह जमीन किसी ने गलत ढंग से उन्हें लीज पर दी हुई थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी एक कानूनी प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग, सारा सिस्टम मिला हुआ है। और कम से कम शिवराज सिंह चौहान की जो पूरी सरकार है वो आज की तारीख तक यह बताने पे आमादा है कि यह दलित दंपति गलत कर रहे थे, इसीलिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस ने कहर ढाया दलित दंपति पर, तकरीबन उसी तरह से या उससे ज्यादा मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर बिहार की धरती पर हुआ एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता, गैंग रेप सर्वाइवर के साथ। अररिया की घटना है ये। यहाँ 6 जुलाई को एक 22 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। वह 6 जुलाई को जाती है महिला पुलिस थाना वहां कंप्लेन करने के लिए। 10 जुलाई को उसे बुलाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए। और इन 4 दिनों में उसके ऊपर इतना तगड़ा हमला होता है, मीडिया में उसकी पहचान खोल दी जाती है, तमाम तरह की गंदी अश्लील बातें इस 22 साल की महिला के ऊपर की जाती हैं बेलगाम तरीके से। वह एक महिला संगठन की मदद के साथ पहुंचती है मजिस्ट्रेट के पास अपना बयान दर्ज कराने। पूरी तरह से डरी हुई, भीषण तनाव में यह महिला है। यह अपील करती है मजिस्ट्रेट के पास कि जो बयान लिखाया जा रहा है वह पढ़ा जाए जब वो 2 संगठन के जो लोग हैं वह मौजूद हों। ये दोनों लोग कल्याणी बडोला और तन्मय निवेदिता, यह जन जागरण शक्ति संगठन के साथ काम करने वाली महिला एक्टिविस्ट हैं, जो पहले दिन से इस महिला के साथ खड़ी हुई हैं बहुत मजबूती से। और मजिस्ट्रेट बिल्कुल अनसुना कर देता है पीड़िता की मांग को।
पीड़िता जो पहले से बेहद परेशान है, घनघोर मानसिक दबाव में है, वे चिल्लाती है, वे गुहार लगाती है, वह गुस्से में आती है और शायद उसका गुस्सा ही उसके जिंदा रहने की निशानी है। यह बात मजिस्ट्रेट को समझ नहीं आती, यह बात वहां किसी को समझ नहीं आती और उसका गुस्सा, उसकी नफरत को कोर्ट की अवमानना के तौर पे देखा जाता है। और आजाद भारत में यह अदालत इस गैंग रेप सर्वाइवर को जेल भेज देती है और उनके साथ इन दोनों महिला एक्टिविस्ट को भी जेल भेज देती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना के आरोप में। शायद इससे ज्यादा बर्बर मजाक इस रेप सर्वाइवर के साथ कुछ और नहीं हो सकता था। जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक यह महिला इन दोनों महिला एक्टिविस्ट के साथ अररिया से 250 किलोमीटर दूर जेल में बंद है। बिहार में भीषण कोरोना का संकट है और ऐसे में गैंग रेप सर्वाइवर को अदालत जेल भेजती है। वह जेल भेजकर तमाचा मारती है देश के संविधान पर, वह तमाचा मारती है हर एक उस महिला के चेहरे पर जो इज्जत से जीने का हक मांगती है। तमाम अदालतें सुओ मोटो एक्शन लेती हैं। पेड़ कट रहा होता है तो सुओ मोटो एक्शन होता है, जानवरों को कुछ हो रहा होता है तो सुओ मोटो एक्शन होता है। लेकिन 6 तारीख को जिसके साथ गैंग रेप हुआ, 10 तारीख को जिसको मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना था, वह 16 तारीख जब हम आप बात कर रहे हैं 16 जुलाई तक जेल में रहती है और कहीं कोई कोशिश नहीं होती इस पीड़िता को बाहर निकालने की। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि आखिर यह सिस्टम इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है जब गैंग रेप करने वाले बाहर खुले घूम रहे हैं। जो 5वां उसका आरोपी है, उसका परिवार इस लड़की के परिवार पे पूरा दबाव बना रहा है कि वो केस वापस ले ले। कोई परिवार वाला इस लड़की के साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में अदालत इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर और इतनी असंवैधानिक कैसे हो सकती है? आखिर इस अदालत का या किसी भी अदालत का अपमान क्या एक महिला के शरीर के साथ किए गए इस जुल्म से बड़ा हो सकता है? यह सवाल तमाम लोग जो कानूनविद हैं, जो वकील हैं, वे सब उठा रहे हैं। महिला संगठनों ने तीखी आलोचना की है इस गिरफ्तारी की और कहा है कि तुरंत इस महिला को रिहा किया जाना चाहिए। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है न्यूज़ क्लिक के तमाम दर्शकों के साथ कि ये जो 2 घटनाएं हैं, यह कोई अलग इकलौती घटनाएं नहीं हैं। यह घटनाएं भारतीय लोकतंत्र कहां खड़ा है उसे दर्शाने वाली घटनाएं हैं। भारतीय लोकतंत्र तब खबरों में आता है जब खरीद फरोख्त होती है। एक सरकार गिराने के बाद दूसरी सरकार गिराने की पूरी कवायद होती है और मीडिया सहित तमाम जगहों पर इसका जबरदस्त चर्चा होता है। आज की तारीख में जहां हॉर्स ट्रेडिंग ही राजनीति का पर्याय बन चुका है, जहां दलितों और वंचितों के हकों की जो बंटवारी हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में बहुत जरूरी है सही सवाल को सही परिप्रेक्ष्य में उठाना। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।